हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लैंड फॉर्म सिंप्लीफाइड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम CUET PG 2025 का पेपर सॉल्यूशन देख रहे थे और उसी के अंतर्गत आज ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। इससे पिछले पार्ट में हम लगभग 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और इस पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये ह्यूमन ज्योग्राफी का हम सेक्शन देखेंगे। इससे पहले पार्ट में हम फिजिकल ज्योग्राफी कवर कर चुके हैं। आज हम ह्यूमन ज्योग्राफी जिसमें इंडियन और वर्ल्ड दोनों ह्यूमन ज्योग्राफी के क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, डैश ने कहा कि कोई भी तर्क संगत यानी कि मानव भूगोल मौजूद नहीं हो सकता जो भौतिक भूगोल पर आधारित नहीं है और उसका अनुवर्ती नहीं है। तो हंटिंगटन, मैकिंडर, सैंपल या फिर स्पाइकमैन। तो ये किसने कहा था? ये कहा था आपका H.J. मैकिंडर। H.J. मैकिंडर कहते हैं इस बात को। H.J. मैकिंडर कौन थे? H.J. मैकिंडर जैसा कि हम जानते कि ये एक ब्रिटिश जियोग्राफर थे। ठीक है, ब्रिटिश जियोग्राफर थे। साथ ही साथ हार्टलैंड थ्योरी का कॉन्सेप्ट कौन देते हैं? H.J. मैकिंडर देते हैं। इनके बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड आइलैंड का कॉन्सेप्ट देते हैं। वर्ल्ड आइलैंड में क्या कहते हैं कि ये कहते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट वर्ल्ड आइलैंड का मैं आपको बता देता हूँ। ये कहते हैं कि हु रूल्स द आइलैंड, यानी हु रूल्स द ईस्ट यूरोप। इनका जो कथन था वो था कि हु रूल्स द ईस्ट यूरोप, यानी पूर्वी यूरोप पर जिसने शासन किया उसने हार्टलैंड पर शासन किया। ठीक है, और जिसने हार्टलैंड पर शासन किया उसने वर्ल्ड के आइलैंड पर शासन किया, और जो वर्ल्ड के आइलैंड पर शासन करता है वो पूरे वर्ल्ड पर कमांड बना लेता है। तो ये इनका कथन था। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ज्योग्राफिक थॉट से पहले क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि जैस पीरियड्स किसकी एक प्रतिभाशाली रचना? डैश की प्रतिभाशाली रचना? हेकेटियस, स्ट्रैबो, एराटोस्थनीज या फिर टॉलमी। तो हम सब जानते हैं कि ये किसकी रचना है? जैस पीरियड आपकी हिकैटियस महोदय की रचना है। किसकी? हिकैटियस, जिनको फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, और ये वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूरोप और लिबिया में। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रैबो जो है वो क्या लिखते हैं? स्ट्रैबो ज्योग्राफी का लिखते हैं, 17 वॉल्यूम में लिखते हैं, हम सब जानते हैं। ठीक है, और टॉलेमी जो है क्या है? एक जो है ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, साथ ही साथ कार्टोग्राफी में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और टॉलमी की पुस्तक कौन सी थी? आल्मागेस्ट, सब जानते हैं। ठीक है, या फिर इनकी एक और पुस्तक थी, गाइड टू ज्योग्राफी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि ने स्थानिक संगठन प्रतिमान की शुरुआत करके प्रादेशिक प्रतिमान को प्रतिस्थापित किया, यानी कि स्पेशियल पैराडाइम को शुरुआत कर कौन जो है वो रीजनल पैराडाइम को प्रतिस्थापित कर देता है? हार्टशॉन, बारेनियस, शेफर या फिर हैटनर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? शेफर है। हार्टशॉन और शेफर की डिबेट के बाद जो है शेफर ने क्या कहा? स्थानिक संगठन पैराडाइम की या फिर पैराडाइम की शुरुआत की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन भी कैसा है आपसे? अगला क्वेश्चन भी आपका ज्योग्राफिक थॉट से ही पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, देखिए यहाँ पर कुछ बुक्स या फिर कुछ वर्क दे रखे हैं और उन्हें जो है हमें क्या करना है। देखिए अगला ये क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भौगोलिक कार्य ज्योग्राफिकल वर्क हैं उनको काल अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले जो है हम सभी जानते हैं भूगोल की प्रकृति, नेचर ऑफ ज्योग्राफी कब लिखा गया? 1939 में। ये किसके द्वारा? रिचर्ड हार्टसॉन कौन थे? अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ठीक है, 1939 में। इसके अलावा जो पीटर हैगिट का लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी है या फिर रीजनल एनालिसिस या स्पेशल एनालिसिस ह्यूमन ज्योग्राफी है, वो कब आया? वो आया आपका 1965 में। ठीक है, तो फिर पीटर हैगिट का 1965 में हो जाएगा, 1965। इसके अतिरिक्त ये जो आपका सोशल जस्टिस एंड द सिटी है वो किसका है? सोशल जस्टिस एंड द सिटी है आपका डेविड हार्वे जो कि एक मार्क्सिस्ट ज्योग्राफर थे, 1973 में लिखते हैं। ठीक है, 1973 में कौन लिखते हैं? सोशल जस्टिस एंड सिटी?
डेविड हार्वे। और बाद में आपका कौन सा बचा, पोस्ट मॉडर्न ज्योग्राफी इज द रीअसर्शन ऑफ स्पेशल स्पेस इन सोशल थ्योरी या क्रिटिकल थ्योरी। तो ये कौन लिखता है, ये आपका एडवर्ड सोजा लिखते हैं। एडवर्ड सोजा कब लिखते हैं, ये आपका 1989 में फर्स्टली पब्लिश होता है, ठीक है। तो इस प्रकार सबसे पहला कौन सा हो जाएगा आपका सी के बाद कौन सा है आपका 1939, फिर सी ए, इसके पश्चात डी और बी, सी ए डी बी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चौथा ऑप्शन जो है आपका राइट है, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में उन कथनों की पहचान करें। देखिए ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग लगा, आपको क्या लगता है, सही जवाब दे दीजिएगा। हालांकि जो CVT PG ने आंसर माना था मैं आपको वही बताऊंगा। पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में। पहला कथन है कि कल्याणकारी उपागम उत्तर आधुनिकतावाद की प्रतिक्रिया के रूप में उभरा। तो नहीं, ये कथन क्या है, ये तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि कल्याणकारी उपागम की शुरुआत जो है वो भूगोल में 1970 के दशक में होती है, ठीक है। जबकि कालानुक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो आपका पोस्ट मॉडर्निज्म 1980s में स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार ये जो इसके रिएक्शन में नहीं उभरा। और जैसा कि हम जानते हैं ये जो है आपका किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के पॉजिटिविस्ट के खिलाफ ये रिएक्ट रूप में जो है कल्याणकारी उपागम की शुरुआत होती है, ठीक है। तो ये कथन तो आपका पहला गलत है, ठीक है। मार्क्सवाद अगला है, ये असमानता और सामाजिक न्याय के प्रश्नों से संबंधित था। तो कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, और गलत पूछे हमसे। अगला है, फिर मार्क्सवाद ने भूगोल में कल्याणकारी आंदोलन के एक मजबूत सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। कल्याणकारी भूगोल की पत्रिका एंटीपोड जो वो 1969 में शुरू हुई, ठीक है। ये डेट तो बिल्कुल ठीक दे रखी है, परंतु यहाँ पर क्या है, ये आपका वेलफेयर अप्रोच से कहीं ना कहीं हमें जुड़ी नहीं दिखाई देती। तो इस प्रकार ए और सी डी ये जो है आपके गलत माने थे। यही आंसर माना था किसने, CUET ने, ठीक है, NTA ने जो आंसर की जारी की थी। तो इस प्रकार चौथा जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट दे रखे हैं और सामने विद्वानों के नाम दे रखे हैं। जेनरे डी वाई कॉन्सेप्ट किसने दिया, टोपोफिलिया और क्षेत्रीय विभेदन, जिसको हम क्या एरियल डिफरेंशिएशन नाम से भी जानते हैं, और लेवेंसरम। तो हम सब जानते हैं कि लेवेंसरम किसका है, फ्रेडरिक रेटजेल। लेवेंसरम फ्रेडरिक रेटजेल का है। फ्रेडरिक रेटजेल कौन थे, एक जर्मन ज्योग्राफर थे। इसके अलावा जो एरियल डिफरेंशिएशन है, सी का क्या हो जाएगा, एरियल डिफरेंशिएशन हार्टशॉन का है। जेनरे डी वाई फ्रेंच ज्योग्राफर पॉल विडाल डी लाप्लास देते हैं। और इसके अलावा टोपोफिलिया YF तोआन, यूफू तोआन, जिनको मानववाद का ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ए का क्या है चौथा, बी का थर्ड, सी का सेकंड, ए का चौथा, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का क्या है फर्स्ट है। इस प्रकार आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, दूसरा ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाता है। अगर आपको केवल एक भी पता है, एक का चौथा, तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए बाउंड्रीज से। तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को निर्धारित कौन करता है, 38 पैरेलल लाइंस, ठीक है। 38वां समानांतर रेखा जो है वो दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच की सीमा को निर्धारित करते हैं। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है आपका 2011 की सेंसस के हिसाब से प्रवाह में प्रवासियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी, अंतर जिला प्रवास सबसे अधिक था, या जिले के भीतर यानी अंतरा जिला, अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, जिले के भीतर। ये क्यों था, ये आपका शादी की वजह से, शादी जैसे कारणों की वजह से महिलाओं का एक ही जिले में क्या था, प्रवास था, और ये सबसे अधिक हमें जो है वो हिस्सेदारी इसकी देखने को मिलती है। तो इस प्रकार दूसरा ऑप्शन जो है आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने पूछा है कि कुल जनसंख्या को खेती के अंतर्गत भूमि की मात्रा के संबंध में देखा जाता है। कुल जनसंख्या अपॉन खेती की मात्रा, खेती के अंतर्गत भूमि, तो ऐसा हम फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के संदर्भ में हमें निम्नलिखित जो डेज दे रखे हैं उनको अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है।
बार बार यार प्याज वाले दिख कर रहे हैं यहाँ पर, प्याज बेचना, पता नहीं क्या क्या बेचना। चलिए छोड़ते हैं। तो क्वेश्चन है, नगरीकरण यानी अर्बनाइजेशन के स्तर के संबंध में निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, घटते क्रम में लगाना है। तो सबसे अधिक अर्बनाइज देश कौन सा है? सबसे कम जान लें। सबसे कम देखिए श्रीलंका सबसे कम अर्बनाइज वाले देशों में से एक है। तो डी सबसे लास्ट में होना चाहिए। हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, डी सबसे लास्ट में 2 ऑप्शन में है, यानी कि पहला और तीसरा ऐसा एलिमिनेट हो जाते हैं। और सबसे अधिक अर्बनाइज कौन सा है? चिली, तुर्की जैसे देश, ठीक है। इसके अलावा भारत कैसे देशों में है? जो कि मध्य में, ठीक है। तो सबसे अधिक अर्बनाइज लगभग 88% के आसपास अर्बनाइज्ड कौन सा है आपका? चिली है। इसके अलावा तुर्की जो है वो लगभग 76 से 77% के आसपास, या 77% कह सकते हैं, अर्बनाइज है। तो इस प्रकार सी बी भारत क्या है? भारत जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से कितने परसेंट अर्बनाइज था? 31%। हालांकि अब 35% के आसपास अर्बनाइज कह सकते हैं। तो इस प्रकार कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन अब सबसे पहले सी, उसके बाद बी, फिर ए डी, सी बी ए डी, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इस प्रकार कुछ हमारा करेक्ट बैठता है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, सेंसस जरूर पढ़ के जाएंगे, चाहे वो वर्ल्ड का सेंसस हो, वर्ल्ड के जो प्रमुख डेटा हैं उसको कलेक्ट करेंगे, साथ ही साथ जो इंडिया का सेंसस हो उसके भी लगभग हर कॉम्पोजिशन, हर विशेषता को पढ़कर जाएंगे, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो भारत की जनगणना 2011 के आधार पर सही कथनों की पहचान करें। तो गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। पूछा गया है कि गोवा भारत का सबसे अधिक नगरीकृत राज्य है। तो हाँ, ये कथन ठीक है, क्योंकि गोवा जो है वो आपका लगभग 62% के आसपास सबसे अधिक अर्बनाइज्ड राज्य है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि हिमाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है। ये भी कथन ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट हैं। कर्नाटक की तुलना में हरियाणा में नगरीकरण का स्तर क्या है? अधिक है। ये कथन आपका गलत है। राजस्थान की तुलना में असम अधिक नगरीकृत राज्य है, ये भी कथन गलत है। अगर आप डेटा देखेंगे तो इन दोनों को गलत पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ए और बी आपका करेक्ट है। यहाँ पर केवल ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट है। अब देखिए ये जो है क्वेश्चन वो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी ट्रिकी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ थोड़ा हार्ड है। हालांकि आप इसको ऐसा सॉल्व कर सकते हैं कि अफ्रीका में हम जानते हैं कि बर्थ रेट वहाँ पर सबसे अधिक है। इस प्रकार वहाँ पर जो जुवेनाइल या किशोर जनसंख्या होगी वो सबसे अधिक होगी। तो इस प्रकार हम अंगोला क्या है? एक अफ्रीकी देश है, तो अंगोला को सबसे अधिक वाले पर लगा सकते हैं, लगभग 45%। ए का तीसरा होना चाहिए। अब ए का तीसरा होगा तो यहाँ पर देखिए ए का तीसरा 3 ऑप्शन में दे रखा है, तो एक ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी तीसरा एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, ए का तीसरा। और भारत जो है, भारत लगभग कितना अर्बनाइज है? भारत फ्रेंड्स कितने प्रतिशत अर्बनाइज है? तो भारत जो है वो आपका लगभग बी का क्या है? फर्स्ट, भारत 25%। भारत लगभग 25% के आसपास अर्बनाइज्ड है। और ए का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त सी का क्या हो जाए? चौथा। चाइना जो है वो लगभग 18%, जबकि दक्षिण कोरिया 25% के आसपास। तो इस प्रकार हमारा कौन सा आंसर ठीक बैठ रहा है? ए का तीसरा, बी का क्या हो गया? बी का जो है हमारा फर्स्ट हो गया, सी का चौथा हो गया, और डी का थर्ड। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर सही बैठ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए PYQ पढ़ने से आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे और किस प्रपोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो PYQ करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2010 से 2020 के दौरान सबसे अधिक वन न्यूनीकरण यानी डिफॉरेस्टेशन कहाँ पर दर्ज किया गया? तो ये ब्राज़ील में सबसे अधिक दर्ज किया गया। ब्राज़ील का जो अमेजन वगैरह वाला इलाका है वहाँ पर सबसे अधिक जो है वो डिफॉरेस्टेशन दर्ज किया गया, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत में अंतः क्षेत्रीय यानी इंट्राजोनल मिट्टी का उदाहरण है कौन सा? काली मृदा जो है वो एक इंट्राजोनल सॉइल का एग्जाम्पल है, ठीक है। जबकि जो एल्यूवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, वो जोनल सॉइल है, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है ताकि आप जो है जल्दी ज़्यादा से कम समय में ज़्यादा ज्ञान हासिल कर सकें, ठीक है। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, यानी कि ये इसको हम ब्रुडलैंड कमीशन भी कहते हैं। 1987 में ये प्रकाशित थी आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था
संसाधन किसी वस्तु या पदार्थ को संदर्भित नहीं करता। तो ये जो है आपका जिम्मरमैन महोदय कहते हैं कि संसाधन जो है वो किसी वस्तु या पदार्थ को संदर्भित नहीं करता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे व्यस्त मार्ग जिसे विशाल ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है कौन सा है? दक्षिण अटलांटिक सागर मार्ग, कैप ऑफ गुड होप सागर मार्ग, उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग, पनामा नहर। देखिए, अगर आप फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी 12th की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो उसमें भी साफ साफ मेंशन किया गया है उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग जो है, उत्तरी अटलांटिक सागर मार्ग जो कि क्या करता है, नॉर्थ ईस्ट अमेरिका को तथा वेस्ट यूरोप को जोड़ने का कार्य करता है, वो सबसे व्यस्त मार्ग है और इसको विशाल ट्रंक मार्ग या ग्रेट ट्रंक मार्ग या फिर बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? तीसरा करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दुनिया में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? तो लीडिंग प्रोड्यूसर आपका साउथ अफ्रीका जो है वो आपका इसका लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है जी, आप देखिए जितने भी आपके सिलेबस में मेंशन किए गए मिनरल्स हैं उनके लीडिंग प्रोड्यूसर लगभग टॉप 5 या फिर जितने भी आपके एग्रीकल्चर टाइप है, एग्रीकल्चर के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका लीडिंग प्रोड्यूसर, साथ ही साथ फिश प्रोड्यूसर और पॉली जो आपका कह सकते हैं कि लाइव स्टॉक है या फिर जो हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, उसकी लीडिंग प्रोड्यूसर आप देख कर जाएंगे क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और डेटा को अपडेट करेंगे क्योंकि बार बार डेटा अपडेट होता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है आपका वियना में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रेलिया ना कहकर क्या है आपका ऑस्ट्रिया देश है। ठीक है, ऑस्ट्रिया के वियना में। ठीक है, वियना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो संगठन है ये बार बार पूछे गए हैं, कई सारे संगठन पूछे गए हैं कि कौन से संगठन कहाँ पर स्थित है, इनको भी एक बार पढ़कर जाएंगे। ठीक है, खासकर जो आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, पेट्रोलियम वगैरह इन सब से रिलेटेड है, उनको पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अगला है FAO रिपोर्ट के 2022 के अनुसार निम्नलिखित देशों को 2020 में समुद्री मछली उत्पादन के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। हम जानते हैं कि मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है, उसके पश्चात ये इंडोनेशिया जैसे देश आ जाते हैं। तो चाइना, इंडोनेशिया। ठीक है, तो चाइना देखते हैं सबसे पहले कौन से में, सबसे पहला केवल एक ही जगह दे रखा है यानी ऑप्शन नंबर 3 ही करेक्ट हो जाता है। CDA, चाइना, इंडोनेशिया, फिर भारत, फिर नॉर्वे, CDAB। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का का यानी मेज का मुख्य रूप से औद्योगिक, देखिए मक्का का लीडिंग प्रोड्यूसर है USA, एक बात ध्यान रख लेंगे। और इसमें पूछा है कि मक्का का मुख्य रूप से औद्योगिक उद्देश्य के लिए यूज़ किया जाता है, तो नहीं, ये जो है वो लाइव स्टॉक में या फिर कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री में सबसे अधिक यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। मक्के की खेती के लिए सबसे आवश्यक जलवायु कारक 140 पाला मुक्त दिनों की अवधि है, बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जो वर्षा होती है वो मक्का के लिए हानिकारक होती है और कपास के लिए भी मक्का क्या है, हानिकारक है। इसलिए लगभग 200 पाला मुक्त दिनों की आवश्यकता कपास के लिए भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। छोटे रेशों की कपास उच्चतम गुणवत्ता वाले वस्त्रों का उत्पादन करती है, कथन गलत है। तो क्या हो जाएगा? B और C जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका? A सही है। ठीक है, अब देखिए कुछ तेल उत्पादन केंद्र दे रखे हैं और कौन सा तेल उत्पादन केंद्र कहाँ पर है ये पूछा गया है। तो बरगान कहाँ पर है? बरगान आपका कुवैत में है। डी का दूसरा देखते हैं कौन से में है। डी का दूसरा केवल एक ही ऑप्शन में है, हालांकि आगे भी देख लेते हैं। डी का दूसरा केवल एक ऑप्शन में। ठीक है, और मस्जिद सुलेमान कहाँ पर है? ये ईरान में है। ठीक, मस्जिद सुलेमान ईरान में है और धारण सऊदी अरब में, किरकुक इराक में, बरगान कुवैत में। तो इस प्रकार ए का क्या हो जाता है? ए का चौथा। ठीक है, ए का तीसरा है और बी का क्या है? किरकुक कहाँ पर है? इराक में, और धारण कहाँ है? सऊदी अरब में। तो ए का तीसरा, बी का चौथा और सी का फर्स्ट, ए का तीसरा। ठीक है, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का फर्स्ट, डी का दूसरा। हम बस सॉल्व तो कर चुके थे इसको, एक ही से आपका सॉल्व हो रहा था, इसलिए आपका ये क्या है? करेक्ट है। देखिए आप जैसा कि यहाँ पर पूछ लिया गया, प्रमुख आयरन एंड स्टील जो शहर हैं वो उनको पढ़कर जाएंगे, साथ ही साथ जो प्रमुख जो पेट्रोलियम वाले या फिर मिनरल्स वाले जो खदान हैं उनको पढ़कर जाएंगे, कौन सा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इन सबको पढ़कर जाएंगे, चाहे वो वर्ल्ड हो या है फिर भारत हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की 2011 के अनुसार डैश परिवार की भाषाएं 19.64% भारतीय जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। तो कौन सी भाषा, कौन से परिवार की भाषा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा लगभग कितनी? 73%।
ये कौन सी भाषा बोली जाती है आपकी? भारोपीय या इंडो आर्यन। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपकी लगभग 19 या 20% कह सकते हैं, 19.64 यहाँ पर कह रखा है, लेकिन 20% इसको कहा जा सकता है। ठीक है, 20% के आसपास कौन सी बोली जाती है? 20% के आसपास आपकी ये जो है बोली जाती है द्रविड़ियन। ठीक है, द्रविड़। इसके अलावा जो ऑस्ट्रिक निषाद है, ऑस्ट्रिक निषाद वो कितनी है? लगभग 1%। और 0.8 के आसपास कौन सी है आपकी? चीनी तिब्बती। तो इस प्रकार कौन सा करेक्ट आंसर होगा? 19.64, 20% पूछा है, द्रविडियन। ठीक है, द्रविडियन। ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। भाषाई जो कॉम्पोजिशन है वो आप विश्व के संदर्भ में भी पढ़कर जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2022-23 में अग्रणी लीडिंग गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा था? तो यूपी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है चावल का लीडिंग प्रोड्यूसर रहा है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेंगे। भद्रावती लौह और इस्पात केंद्र, भद्रावती लौह और इस्पात संयंत्र, ये प्लांट जो है भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट, ये कौन से क्षेत्र से लोहा या इसका भंडार का उपयोग करता है? तो केम्मनगुंडी। ठीक है, ये दूसरा आपका राइट आंसर है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रीजनल कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको कब शुरू किया गया? इनको कालानुक्रम में लगाना है। ठीक है, इनको क्रम से लगाना है। पहला है डीपीएपी, डीडीपी, एनडब्ल्यूडीपीआरए। ठीक है, और पिछड़ा क्षेत्र अनुदान वो बीआरजीएफ। देखिए सबसे नवीन जो है बीआरजीएफ है। ठीक है, ये 2007 में स्टार्ट किया गया था। लगभग ये कब? फरवरी में स्टार्ट किया गया था, फरवरी 2008 में। फरवरी में डेट क्या थी मुझे अभी ध्यान नहीं आ रही है, आप एक बार पढ़ लेंगे। 2007 में। ठीक है, फरवरी 2007 में ये स्टार्ट किया गया था मनमोहन सिंह जी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे अंत में आपका ए होना चाहिए। ठीक है, ए 3 ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, यानी कि केवल दूसरा ही हम ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो आपका डीपीएपी प्रोग्राम है वो आपका 1973 से 1976 के आसपास स्टार्ट किया गया था। तो बी आपका सबसे फर्स्ट है। इसके पश्चात जो आपका डीडीपी प्रोग्राम है वो 1970 से 1978, ये 1973 से 1974 के आसपास, और डीडीपी 1977 से 1978 के आसपास। जैसा कि मैंने बताया ये 2007 में। और आपका जो एनडब्ल्यूडीपीआरए नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम था, ये नेशनल वाटरशेड और ड्रॉट प्रोजेक्ट से रिलेटेड था, रेनफेड एरियाज से रिलेटेड। तो ये कब स्टार्ट किया गया था? ये आपका सबसे अंत में स्टार्ट किया गया, लगभग 1990 के आसपास। ठीक है, 1993 के आसपास। ठीक, तो इस प्रकार कौन सा आपका राइट है? इस प्रकार आपका सबसे पहले आपका हो जाएगा बी, उसके पश्चात सी, फिर बी सी डी ए करेक्ट हो जाएगा। बी सी डी ए कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मारमागांव बंदरगाह, ये भारत से रिलेटेड है। ठीक है, मारमागांव बंदरगाह ज्वारी एस्चुरी के प्रमुख द्वार पर स्थित है। ठीक कथन है। मारमागांव बंदरगाह जो है वो ज्वारी जो नदी है उसके नदी मुख पर स्थित है। बिल्कुल ठीक कथन। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह है। तो देश का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह या निगमित बंदरगाह कौन है? कामराजर बंदरगाह, जिसको एन्नोर बंदरगाह भी कहा जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। ये जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 भारत के केरल राज्य में नहीं, ये तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और किसे? तमिलनाडु पुदुचेरी को जोड़ता है, तो ये केरला में नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत है। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र के रोहा को कर्नाटक में मैंगलोर से जोड़ता है। बिल्कुल ठीक कथन है। ए और डी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन ये जो है हमारे सामने, ये पूछा गया है भारत के नगरीकरण से। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे इनमें चारों में सबसे अधिक अर्बनाइज कौन सा है? सबसे अधिक गोवा है। ठीक है, उसके बाद फिर आपके मिज़ोरम है, फिर तमिलनाडु जैसा स्टेट, फिर आपका केरल, फिर महाराष्ट्र। ये टॉप 5 हैं। गोवा 62% के आसपास, और जो मिज़ो है वो 55% के आसपास, जबकि जो तमिलनाडु है वो 48.45, केरल 47.72 और महाराष्ट्र 45 के आसपास है। ठीक है, तो इस प्रकार तमिलनाडु का क्या है? तीसरा, और केरल का चौथा हो जाएगा। बिहार सबसे, जैसे कि हम जानते हैं, सबसे कम अर्बनाइज वाले स्टेट्स में से एक है, और पश्चिम बंगाल लगभग 31.89 के आसपास अर्बनाइज। तो फिर यानी कि 1 2 3 4 ही आपका सही हो जाएगा। 1 2 3 4
कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारा आज के कुछ क्वेश्चंस। अब इससे अगले वीडियो में हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पढ़े हुए थे और ये टॉपिक आपके पढ़े हुए हैं, इसलिए मैंने स्पीड को थोड़ा बढ़ा के रखा है। आप ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी खूब ध्यान से पढ़ते हैं हम सब, लेकिन क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में थोड़ा अगर हम ढील डाल देंगे तो वो सही नहीं हो पाएगी। उसका डिटेल में हम सॉल्यूशन अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एक और शानदार वीडियो में। धन्यवाद।